तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है शिवम, जिसको आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च मिला है और इनका रैंक आईआईटी एग्जाम 2023 में 81 था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन शिवम। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कल से। अच्छा, कल से जब से बॉम्बे मिला है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। इसके पहले मुझे तिरुपति मिला था ना, तो हाँ मैं कानपुर का सोच रहा था और सीधे बॉम्बे ही मिल गया तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। हाँ, बॉम्बे का बहुत सारे फायदे हैं। एक तो शहर है, तो दूसरी चीज बॉम्बे बेस्ट आईआईटी इंडिया का है ऑलमोस्ट, ऐसे देखो तो। यस सर। तो वो है। बाकी बॉम्बे डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, जैसा मैंने देखा है, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में रहा हूँ तो मैंने देखा है। तो कुछ कंपनी जो एएसआई के लिए आती है वो ओआर के लिए भी आती हैं, और कई बार ऐसा होता है जो मेरे समय में ही ये कंपनी थी एएनजेड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंक। इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट से एक भी बच्चे को चूज नहीं किया था, जो भी चूज किया सब एमएससी ओआर वाले ही थे, या एमटेक यस ओआर। सर। एक्चुअली ओआर में 3 कोर्स चलता है, जिस डिपार्टमेंट में आपका हुआ है वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में वो अलग डिपार्टमेंट है। जैसे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट 2 कोर्स ऑफर करती है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। और एक अलग डिपार्टमेंट है ऑपरेशन रिसर्च का, वो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में आता है। तो वो 3 कोर्स ऑफर करती है, एमएससी इन ऑपरेशन रिसर्च, एमटेक इन ऑपरेशन रिसर्च, पीएचडी इन ऑपरेशन रिसर्च। उनके पास ये 3 कोर्स है। तो इन तीनों का प्लेसमेंट अच्छा है। मेरे कई एक दो दोस्त भी हैं जो पीएचडी कर रहे हैं वहां से, मेरे साथ एमएससी कर रहे थे। जैसे आप पूछ रहे थे ना चैट में कि सर वो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री कोर्स है, एक्चुअली इस बार उसने चेंज कर दिया है। पहले इस कोर्स का नाम था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च लास्ट ईयर तक। यस सर। इस बार उसका नाम रखा है एमएससी ऑपरेशन रिसर्च, है ना। तो इसीलिए क्योंकि हालांकि बॉम्बे में कोई भी कोर्स में जाओ, चाहे एमएससी मैथमेटिक्स में जाओ, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में जाओ, या एमएससी ओआर में जाओ, तीनों में एक ऑप्शन रहता है पीएचडी में कन्वर्ट कराने का। जैसे मेरी क्लासमेट है अंकिता यस दरगर। सर। तो अंकिता दरगर जो है वो एमएससी कर रही थी, उसका एक्सेंचर में उसने इंटर्नशिप भी किया था। मे बी उसको प्लेसमेंट भी अच्छा हो जाता क्योंकि अच्छी स्टूडेंट थी वो, लेकिन उसने चूज नहीं किया जॉब, उसने पीएचडी में कन्वर्ट कराना चूज किया। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है, आप दोनों भी ऑप्ट कर सकते हो, बाद में डिसाइड कर लो क्या करना है। मैंने पीएचडी के लिए भी वहाँ अप्लाई यस किया सर। था, प्लेसमेंट भी दिया था, तो मैंने प्लेसमेंट चूज किया। तो उस तरह से है। तो वैसा है आपके पास भी, आप जो पूछ रहे थे क्वेरी व्हाट्सएप पे, तो वही है कि जैसे आप अगर जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, एक साल खत्म, जो नेक्स्ट ईयर का जो मई टू जनवरी होगा, तो दिसंबर आप कब एडमिशन लोगे? अभी जो 2024 में लोगे, तो अ, यस सर। तो जून 2025 में आपका 24 में एक साल हो जाएगा। तो दिसंबर 2024 में आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, जैसे 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, पूरा दिसंबर प्लेसमेंट चलता है। तो उसी दिसंबर में आप पीएचडी का इंटरव्यू भी दे सकते हो। तो दिसंबर 2024 में आपके पास ऑप्शन होगा कि आप पीएचडी कंटिन्यू कर लो उसी डिपार्टमेंट में, या आप प्लेसमेंट लेके यस सर। बाहर आ जाओ। तो दोनों ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्ट कर सकते हो आप। सो यू कैन ऑप्ट बोथ एक्चुअली, मतलब पहले चूज कर लो, अगर दोनों मिल गया तो फिर एक डिसाइड कर लो कहाँ जाना है, ये चीज है मतलब कि यस सर। यस आप सर। दोनों जगह मतलब इंटरव्यू। दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। हाँ खुले होंगे, आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे दो, जॉब के लिए इंटरव्यू दे दो, और आपको जॉब भी मिल गया, पीएचडी भी मिल गई। अब आप डिसाइड कर लो आपको पीएचडी करना है या जॉब करना है, क्योंकि फेलोशिप भी पीएचडी में ज्यादा तो नहीं है, अभी बढ़ा ही है। तो इनिशियली एक साल 37,000 मिलता है, फिर इनिशियली 2 साल, फिर अगले 3 साल 42,000 मिलेगा फेलोशिप पीएचडी में। उसी में और भी स्कीम्स हैं, अगर आप मतलब पीएचडी में इंटरेस्ट लेकिन नहीं हो, लेकिन जो बच्चा है उनके लिए बता दो, जैसे पीएमआरएफ स्कीम भी है। पीएमआरएफ में क्या होता है कि आप अगर अप्लाई करोगे, आपका सिलेक्शन हुआ, बहुत कम बच्चों का होता है, तो उसमें पहले 2 साल 70,000 पर मंथ मिलता है पीएचडी में, अगले एक साल तीसरे साल 75,000 पर मंथ मिलता है, फिर अगले 2 साल 80,000 पर मंथ मिलता है। ये तो फेलोशिप हो गई, प्लस आपको फिर जो कंटिजेंसी 2 लाख पर ईयर मिलता है। तो टोटल मिला के 10-12 लाख रुपए एक साल के मिलते हैं पीएमआरएफ में। जेआरएफ में वही 4-5 लाख रुपए मिलते हैं पूरे एक साल में। तो ये तो पीएचडी की हो गई। बाकी जॉब के लिए आपके पास बहुत, बॉम्बे में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट यस होता है, और वो दिसंबर पूरा चलता है। उसके बाद भी चल रहा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जब तक आपका एमएससी हो जाएगा। अभी भी हमारे पास ऑप्शन आते रहते हैं, अभी भी प्लेसमेंट जो हम सेल है बॉम्बे का, उसका अभी भी मेल आता रहता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई, मतलब वो मेल पे कि इस कंपनी को डिमांड है। तो अभी हम सर। लोग पास आउट हो चुके हैं, जबकि मेरा 2021 का ही एमएससी हो चुका है। लेकिन प्लेसमेंट जो यस सर। आपका सेल है उसका मेल अभी भी आता रहता है, कंपनीज की प्रोफाइल्स आती रहती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करो। तो इस तरह से है। तो बॉम्बे का इको सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है उन लोगों ने। चलिए, तो ये तो हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन, अब आते हैं आप पे हम। यस सर।
तो सबसे पहले शिवम एक बार आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप कहाँ से हो, कैसे कैसे पढ़ाई की हो अभी तक, एक बार शॉर्ट में आप जर्नी बता दीजिए। सर मैं यहाँ शिवम तिवारी, और मैं यहाँ लखनऊ से हूँ। और 10th और 12th मैंने यहाँ पे लखनऊ से ही किया। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट जो है, थर्ड ईयर में मैथ्स और स्टैट्स था। और सेकेंड ईयर के लास्ट में ही मैंने स्टार्ट कर दी थी जैम की प्रिपरेशन। मेरी सिस्टर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मतलब जैम के बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। पहले मेरी सिस्टर ने ही सजेस्ट किया था। उन्होंने एमएससी और बीएससी जो है स्टैट्स से कर रखा है ना, अभी वो आईएएस की तैयारी करनी है, तो उन्होंने अच्छा। जैम की मतलब कहा कि तुम जैम जो है उसके लिए प्रिपेयर करो अच्छे से। तो 2022 में भी मैंने दिया था जैम, लेकिन उस बार जो है तो मतलब प्रिपरेशन उतनी अच्छे से थी नहीं। तो उस बार मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी, 315 के आसपास थी। तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। वो कोविड की वजह से थोड़ा देर से कंप्लीट हुआ था, सितंबर तक चला गया था खींच के। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इस बार ड्रॉप लेते हैं और पूरी तरीके से मतलब फोकस होके देते हैं इस बार। तो मतलब ड्रॉप लेने के बाद पूरा फोकस जैम पे लगा दिया था। और पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया था। जैसे सिलेबस तो 100% कभी नहीं हो सकता है किसी का। हम्म। तो मतलब ये 70-80% तक भी अगर सिलेबस किसी ने कर लिया तो बहुत अच्छा है। हम्म। उसी पे अगर अपने आप में कमांड रखो, क्योंकि 80% नंबर नहीं लाने होते हैं ना। हाँ अगर हाँ। 40%, 35% भी किसी ने ला दिए तो आराम से हो जाता है। यस। इस बार हाँ तो कट ऑफ काफी कम चली गई है। हाँ, इस बार तो काफी डिफिकल्ट पेपर था, इसीलिए बहुत वो था, है ना। अच्छा, आपके उसमें इस बार इस्तेमाल। तो हम्म। इस बार तो 35+, 36+ जिसके भी मार्क्स हैं, उसको रिजल्ट आने के दिन ही पता था कि पक्का है हो जाएगा, कहीं ना कोई आईआईटी मिल जाएगी। इस बार हाँ। इतनी कम कट ऑफ गई है। यस, क्योंकि कट ऑफ कम थी, और जैसे हमने बताया भी था, जैसे कट ऑफ आई थिंक कितने 14 मार्क्स थे मे बी। सो एक वीडियो मतलब। जनरल की 14 के आसपास ही थी। है ना, हाँ, और ओबीसी की शायद 10-12 के अराउंड थी, और SC ST की 7 थी, ऐसा कुछ। वो मैंने दूसरे वीडियो में बताए थे ऐसे। यस। तो इस बार पेपर काफी डिफिकल्ट था, तो वही है कि सबके लिए डिफिकल्ट था। तो क्योंकि रिलेटिव है ना यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि आपका ही खराब पेपर हुआ है, सबका खराब हुआ है। तो उस चक्कर में जो जिनका कम खराब हुआ उनका एडमिशन हो जाएगा, जैसे अब 81 मार्क्स हैं, है ना। तो इस पे कितने मार्क्स पे 81 रैंक इस बार थे? सर 31.33 मार्क्स थे मेरे, और 81 रैंक थी। हाँ, 31, देखो कितना वो है, मतलब पेपर का लोग देख सकते हैं कि 81 रैंक बहुत अच्छा रैंक है हालांकि। और उस पे 31 मार्क्स कोई बच्चा अगर 100 में से ले आता है, तो 81 रैंक इस बार था, है ना, क्योंकि 55 पे फर्स्ट रैंक था, 59 पे फर्स्ट रैंक था, 55 सेकंड रैंक था। तो 60% कोई बच्चा अगर करेक्ट करता है तो टॉप रैंक में आ जाएगा वो। ये चीजें हैं, तो इसीलिए 100% नहीं लाना, आपने सही कहा कि 100% मार्क्स नहीं लाने आपको, आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी सिलेबस की, फिर PYQs और टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। यस। तो आपका BSc कहाँ से है, भूल के ध्यान देना सर हम। यहाँ पे लखनऊ में लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड। ओके। तो वहां से मेरा कंप्लीट हुआ था। अच्छा, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने BSc किया है, ओके। तो हम लोग के बारे में कैसे पता चला था आप लोगों को क्लासेस का? सर टेलीग्राम पे मैंने एक वो देखा था, मतलब कि एक ग्रुप बना हुआ था, तो उसमें लिंक पड़े हुए थे इंटरव्यू के। तो हाँ। 2022 में जिनकी थर्ड रैंक थी, सर श्रुति का। श्रुति श्रुति हाँ, करके श्रुति। को। हाँ, तो उनका इंटरव्यू मैंने सुना था। वह इंटरव्यू सुनने के बाद तो मतलब कि उसमें हमको लगा कि यार इतना ज्यादा कोई जो तारीफ कर रहा है, मुझे तो लगा कि यार फेक होगा, कि मतलब कोचिंग वालों ने कह रखा होगा कि ऐसा ऐसा बोल देना। लेकिन हाँ फिर ये जब मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद से मुझे लगा कि यार मतलब जितना उन्होंने बताया था उससे काफी अच्छा ही है सब। हाँ, ये अच्छा तो है, हमने काफी मेहनत किया, बच्चे भी काफी मेहनत किए, तो हमारा रिजल्ट पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा रहा है, इस बार भी अच्छा था, इस बार तो बहुत बच्चे थे। सर जैसे दूसरे का सुनो तो ऐसा लगता है ना कि वो कोचिंग से ज्वाइन किया था तो इसलिए जो है बोल रहा होगा। लेकिन हाँ। ये है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो लगा कि हाँ यार मतलब कि टीचर जो है काफी सपोर्टिव है। शशि सर भी हैं, आप भी लोग हम्म। भी हैं, मतलब कि हम्म। रेगुलर जो टेस्ट सीरीज होती थी उसका डिस्कशन होता था। और हाँ। कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो डिस्कस हो जाता था, मतलब आप लोग से बात हो जाती थी। तो हम्म। ये है कि काफी मतलब फायदा मिला। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी तो उससे बहुत फायदा मिला। हम्म।
हाँ ये तो है कि हम लोग पूरा कोर्स कलर कंप्लीट करना, फिर एक एक पीवाईक्यू कराना। तो आपने पीवाईक्यू कितनी बार करेगा पूरे पूरे साल में? आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कितनी बार सॉल्व किए थे? सर 2022 में मुझसे सबसे बड़ी मिस्टेक यही हुई थी, पीवाईक्यू नहीं किया था। इस बार जो है मैंने तीन तीन बार तो मिनिमम किए थे। मतलब कि वो जो 2005 से 2022 तक, तो मतलब पूरा एक बार सीक्वेंस से लाइन से चलते हुए 3 बार किए थे। लेकिन 2018 के बाद से वो 4-5 बार हो गया था। तो कम से कम पूरे साल में एंड तक एग्जाम से पहले 4-5 बार हो ही गया होगा पूरा प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे। यस सर। हम्म। सो बाकी जो लोग, पीवाईक्यू सर बहुत हम्म, मतलब हेल्प करता है। हाँ पीवाईक्यू सॉल्व करना, अनसॉल्व क्वेश्चंस करने, टेस्ट देने, है ना? फिर टेस्ट का डिस्कशन तो हम लोग सर कराते टेस्ट देना और पीवाई टेस्ट और पीवाईक्यू तो ये तो सर समझ लीजिए बूस्टर होता है। ही। यस। अगर जो लास्ट के 3 महीने केवल यही काम कर रहा है कि पीवाईक्यू लगा रहा है और टेस्ट दे रहा है, तो उसका तो मतलब लगभग श्योर है कि हो ही जाना है। यस। हाँ मतलब अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मान लो आपने एक बार थ्योरी पूरा कवर कर लिया, मान लो किसी को अब डेफिनेशन ही नहीं पता है, सिलेबस किया ही नहीं, सीधा पीवाईक्यू करेगा, यस दिक्कत सर। होगी। तब तो एक, हम्म, हाँ, क्योंकि टेस्ट पहले आप, मतलब पहला स्टेप तो यही होता है कि पहले सिलेबस जो है जितना मतलब 60-70% तक किसी तरीके पहुंच जाओ और बेसिक क्लियर क्लियर रखो। फिर पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू टेस्ट। फिर जो थोड़ा बहुत जो वीकनेस होती है वो स्ट्रांग होने लगती है कि हाँ, टेस्ट देने के बाद पता चलता है, क्वेश्चन करने के बाद कि यार कहाँ गलती हो रही है, क्या कैसे करना है। हाँ यही स्टेप्स एक्चुअली, पहले एक बार सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं एक बार पढ़ लो, ताकि आपको लगे सिलेबस पढ़ लिया। फिर पीवाईक्यू करके देखो, है ना? तो उससे आइडिया मिलेगा कि अभी अब अभी आपका लेवल और एग्जाम का लेवल क्या है। नहीं हो रहा है तो टीचर से हेल्प लो। तो धीरे धीरे फिर टेस्ट यस दो, सर। टेस्ट जितना दोगे उतना आपका क्या होगा, पता चलेगा क्या क्या नहीं आता, फिर सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे, तो एग्जाम तक एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपको जो मैंने तो डिफिकल्ट सर जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो पहला टेस्ट दिया था। तो ऐसा नहीं कि हमने सिलेबस नहीं किया था, 60-70% सिलेबस किया था। लेकिन उसमें मेरे आए थे शायद 22 के आसपास मार्क्स आए थे पहला जब टेस्ट दिया था। लेकिन फिर यह है कि यार जो चीजें नहीं आ रही उसको इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होती है ना। टेस्ट दे के एनालाइज करो कि क्या क्या गलती हो रही है। तो वो एनालाइज करके फिर यह है कि लास्ट में आते आते जो लास्ट के टेस्ट हुए थे वो काफी हम्म, मतलब अच्छे लेवल थे। उसमें हम्म, 40+ के आसपास स्कोर हो जा रहा था मेरा। हाँ yes। हाँ वही है कि धीरे धीरे इंप्रूव करो, मतलब गलतियों से सीखो, शुरू में जो गलतियां हो रही हैं उससे आप सीखो क्या गलती, उसको दूर करो ताकि नेक्स्ट टाइम वैसी गलतियां ना हो। और आप नहीं सीखोगे फिर सेम गलतियां हर बार करोगे। तो ये चीजें हैं। ओके, तो जो लोग जैम की थोड़ी तैयारी भी शुरू करेंगे तो उनके बारे में बताओ, कैसे स्टार्ट करें, तुमने कैसे स्टार्ट किया प्रिपरेशन, वो कैसे स्टार्ट करे, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े, एक बार उसको बताओ। सर सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि यार मतलब कि सिलेबस जो है उसको स्टार्ट करो। मतलब सोचो कि 60-70% जितनी जल्दी हो सके सिलेबस उसको करते रहो। और बेसिक मतलब जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको जो है उनसे ही क्वेश्चंस करने की कोशिश करना होता है हमेशा ही। और एक बार बेसिक क्लियर हो जाता है ना, तो मतलब पहला स्टेप तो यही है यार, बेसिक क्लियर करते चलो। नहीं तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे अगर कोई जंप कर जाएगा, वो बेसिक क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेट होगा, फिर कहेगा यार मेरे बस की नहीं है। तो मतलब इधर उधर भागेगा। तो पहले ये बेसिक क्लियर करो, 60-70% सिलेबस करो। और मेरा तो ये रहता था, जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया या मैथ्स में इंटीग्रल पढ़ ली, तो उसके जितने भी क्वेश्चन मिलते थे उसको कोशिश करता था जल्दी से जल्दी मतलब उसको लगाते रहूं और उसके टच में भी रहूं। तो इससे ये रहता था ना कि एक टॉपिक क्लियर हो गया, उसके टच में बने हुए हैं, तो उस पर धीरे धीरे कमांड हो जाती थी। जैसे मैथ्स में मैंने 2-3 टॉपिक ऐसे थे जिस पे कमांड कर ली थी, जैसे इंटीग्रल कैलकुलस और उधर रियल एनालिसिस। और इधर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वाला पोर्शन थोड़ा वीक था मेरा। हम्म। लेकिन ये नहीं है फिर उसी पे लगे हुए हैं जो पोर्शन वीक है। जो हमको लगता था ये मेरा स्ट्रांग है, हम इसमें स्कोर कर देंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस किया मैंने। लेकिन ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी पढ़ रखी थी, ये नहीं कि एकदम बेसिक क्वेश्चन आ गया तो छोड़ देंगे, आइगन वैल्यू निकालना, ये सब कर रखा था। ये है कि मतलब जो जो चीजें हमको लगता था ये मेरा स्ट्रांग है, तो उस पर ज्यादा फोकस करते थे। हम्म। ओके, तो बुक्स का क्या? और सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो यही कहेंगे कि मतलब पहले 60-70% सिलेबस करो और फिर जो टॉपिक पढ़ रखे हैं उसके क्वेश्चंस लगाते रहो। और पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज इन सब चीजों को जो फॉलो करता है हो जाता यस। हाँ जो एस्पिरेंट है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो सबसे अच्छी तैयारी की उनका सबसे अच्छे रैंक आएंगे, सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि अगर 3,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हीं में से सिलेक्शन होना है, उन 3,000 में जो सबसे अच्छी प्रिपरेशन है
जिनका एग्जाम सबसे अच्छा होगा उनके अच्छे रैंक यस आएंगे, बाहर का बच्चा कोई आना नहीं है। और आपके लेवल के ही सब है, तो ऐसा भी नहीं कोई पीएचडी करके एग्जाम दे रहा है और देकर यस कोई फायदा नहीं। तो जो सब है आपके लेवल के ही हैं, तो उनको भी वही डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है जो आप लोग कर रहे हैं, हर एस्पिरेंट सेम कर रहा है, लेकिन जो उस डिफिकल्टी से ओवरकम कर लेगा उसके अच्छे रैंक आएंगे। ये लॉजिक है ये। बुक्स का बता दो, बुक्स कुछ रिकमेंड करो, जैसे डिफरेंट टॉपिक्स के जो बुक्स आपने पढ़े हो, या सर, जो। बुक्स तो मैंने स्टैट्स के लिए जो है मेन एससी गुप्ता फॉलो करी थी। और मैथ्स के लिए कोई बुक पर्टिकुलर तो है नहीं जिसमें जैम के सारे सिलेबस हो। तो मैथ्स के लिए मैं असाइनमेंट जो है सर लोग देते थे, जो आप लोग देते थे, उसको ही करता था। और जो मतलब नहीं आते थे तो ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लेता था। हम्म। हाँ मतलब ये है कि अगर मैथ्स का भी जो पोर्शन है, जैसे क्या ही है, तो पहले पीवाई क्यू तो तुम्हारे पास है ही, तो पहले पीवाई क्यू कर लो उस पे बेस, क्योंकि यस थ्योरी सर। की है तुमने। तो पीवाई क्यू में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो मैथ्स पोर्शन है वो जैम मैथमेटिक्स में भी है। तो बच्चे चाहे तो वो मैथ पोर्शन जो स्टैटिस्टिक्स जैम स्टैट में, जैसे सीक्वेंस सीरीज है, इंटीग्रल यस सर। यस सर। डिफरेंशियल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, तो ये जैम मैथमेटिक्स में भी है। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है, आपको उसी टॉपिक के क्वेश्चन जैम मैथमेटिक्स के पेपर में जाओ और वो क्वेश्चन कलेक्ट कर दो, या हम तो वो करते हैं, हमारे पास जो टीम है वो यही काम यस सर। करते हैं। अभी आपको क्या करेंगे कि उसको हम सेपरेट करके आपको हम दे देंगे, कि मतलब जैसे टॉपिक वाइज आपको असाइनमेंट हम जैम स्टैट्स के सारे टॉपिक वाइज अलग करके दे दिए, जैम मैथमेटिक्स में जो कॉमन पोर्शन है स्टैटिस्टिक्स के साथ मैथ पोर्शन कॉमन है, तो उसका अलग से दे देंगे यस आपको, सर। तो जो आपका इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। वो जो असाइनमेंट मिलता था उसमें ये रहता था कि डीयू, बीएचयू और एमएससी मैथ्स, एमएससी स्टैटिस्टिक, आईएसआई और सीएसआईआर, मतलब सब जगह के जहाँ जहाँ पे तुम्हारे से रिलेटेड टॉपिक है, हाँ। पूरे सब सेट बना हुआ है। कि मतलब कि इतने क्वेश्चन रखे थे, बच्चे खुद नहीं कर पाते थे, इतना हाँ। कलेक्शन रहता था। तो वही हमने बना रखे हैं, बहुत सारे ड्राइव में पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से असाइनमेंट मतलब वही है कि पहले आप सिलेबस एक बार टॉपिक्स पढ़ लो, डेफिनेशन थ्योरम्स क्लियर करो, प्रॉब्लम सीट सॉल्व करो। प्रॉब्लम सीट हो गया, पीवाई क्यू वाला एक हो गया, एक नॉन पीवाई क्यू भी है, कि असाइनमेंट जिसमें है ना, जिस तरह से एमसीक्यू यस सर। यस सर। करना है, जो नॉन पीवाई क्यू नहीं है। पीवाई क्यू के लिए इतने सारे एग्जाम, जैसे नाम बताया शिवम ने अभी, वो एग्जाम्स के आप पेपर्स के ही क्वेश्चन कॉमन सिलेबस का कर लो। जैम मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिक्स पोर्शन है, जैम स्टैट्स हो गया, नेट है, गेट है, आईएसआई है, ये सब डिफरेंट एग्जाम्स है, टिफर है। तो इन सब के क्वेश्चंस आप एक जगह कलेक्ट करके और उसको सॉल्व करो। ओके, तो ये हो गया बुक्स का, मेनली गुप्ता कपूर आपने फॉलो किया था स्टैटिस्टिक्स के लिए, है ना। मैथ के लिए असाइनमेंट्स हो गए, ये पीवाईक्यू हो गया। या बुक्स भी हैं कुछ, जैसे डी एनालिसिस के लिए हम लोग बार्टल वाली फॉलो करते हैं। कैलकुलस के लिए कई सारी बुक्स हैं, थॉमस फिनी भी देख सकता है कोई, या चाहे तो वो सर डिफरेंट डिफरेंट बुक अगर मतलब लगने कोई पड़ता चाहे है, तो फॉलो कर सकता कर है, लेकिन एक सकता है। पर्टिकुलर बुक नहीं है। हाँ, एक पर्टिकुलर नहीं है पूरे सिलेबस के लिए, स्टैट्स में ऐसा है, मैथ्स में नहीं है। यस सर। ओके, तो वो कुछ बताओ जो गलतियां जो एस्पिरेंट प्रिपरेशन दौरान करते हैं, जो आपने की हो, कुछ ऐसा जो चाहोगे बच्चे उससे बचे पूरे साल। सर 2022 में जो मुझसे मेन मिस्टेक ये हुई थी कि स्टैट्स में जो 70 और 30% वाला कॉम्बिनेशन है, 70% स्टैट्स और 30% मैथ्स। तो बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं स्टैट्स पढ़ के भी हो जाएगा, लेकिन ये है कि जब वो जो 30% मैथ्स है, वो तुम्हारे स्टैट्स में बहुत हेल्प होती है। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस बच्चा अगर पढ़ लिया है तो उसको रैंडम वेरिएबल, ये सब चीजें टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेगा। उससे ग्राफ व्राफ बन के ही रेंज निकलती है। तो यस। ये सब चीजें मतलब मैथ्स भी पढ़ना बहुत जरूरी होती है। वो जो 30% मैथ्स है उस पर भी फोकस करना जरूरी होती है। और ये होता है ना कि जैसे वो 30% स्टैट्स मैथ्स जो आ रही है, उसके अगर तुम जैम एमए का लेवल देखोगे और जैम एमएस में जो मैथ्स आ रही है, उसका थोड़ा सा लेवल मतलब कम होता है। मैथ्स में स्कोर करना थोड़ा सा इजी होता है। और स्टैट्स में तो कहीं पे भी फंसा देता है ना। तो मतलब मुझे तो ये लगता है कि 2022 में मेन मिस्टेक तो यही हुई थी कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और सिलेबस भी खैर नहीं कंप्लीट था उस टाइम, तो 45% या 50% सिलेबस था। और 2022 में वो भी पीवाईक्यू भी नहीं लगाए थे, एक बार भी नहीं लगाए थे। सीधे और नेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी कहीं पे। ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो मतलब कि अगर जो मिस्टेक होती है एस्पिरेंट से, वो मेन यही होती है कि पीवाईक्यू पे फोकस नहीं कर सकता है, या तो फिर ये सोच सकता है कि 70% स्टैट्स है, केवल वही पढ़ के स्कोर कर देंगे, और टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करता है। ये सब चीजें जो है, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी एक दिन 8-9 घंटे पढ़ लिया और उसके बाद अगले दिन जो है कि यार कल तो बहुत पढ़ाई की थी, आज थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। मेरा ये था कि 2-2.5 घंटे ही पढ़ते थे, लेकिन ये डेली ही पढ़ते थे।
पूरी जर्नी, मतलब जब ड्रॉप ले लिया था तो उसके बाद तो बढ़ ही गया था टाइम, क्योंकि पहले कॉलेज भी था। लेकिन ड्रॉप लेने के बाद ज्यादा टाइम लिया था। लेकिन ये पूरी जर्नी में ये नहीं कि डेली 7-8 घंटे पढ़ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे थे। हम्म। तो मैं एक बार समराइज करूँ जो आपने कहा कि गलतियां, एक तो ये होती है बच्चा मैथ्स पोर्शन को इग्नोर करता है, लेकिन सच्चाई है कि मैथ्स पोर्शन रैंक लाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, मैथ्स पोर्शन हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में, जैसे अब सीडीएफ निकालना है यस पीडीएफ सर। में तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैथ्स पोर्शन कहीं ना कहीं सपोर्टिंग सिस्टम है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि कैलकुलेशन मैथमेटिक्स ही है। और जैसे वो हम्म। मैथ्स में रियल एनालिसिस जिसने पढ़ रखी है, तो उधर एस्टिमेशन में भी हेल्प होती है। एस्टिमेशन वाले टॉपिक जो है स्टैट्स के। तो वहाँ थोड़े से, हाँ, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है या कंसिस्टेंट यस सर। एस्टिमेटर है, इन सब में वहाँ पे लिमिट्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो लिमिट्स के जिनको यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहाँ लिमिट्स की कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वो भी है ये। और फिर आपने बताया एक तो गलती करता है बच्चा, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से नहीं करता है। प्रीवियस ईयर पेपर थ्रू आउट पूरे साल कम से कम 4-5 बार सॉल्व करने चाहिए। और टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, उससे पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी हुई है ना। जब आप टेस्ट देते हो तो आपको इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है ना, एग्जाम के लेवल पे, और या उससे बेटर है कि नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी कोशिश करनी एग्जाम के लेवल से ऊपर हो, ताकि एग्जाम में पेपर आपको इजी दिखे। यस सर। सो ये है, तो ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करने जरूरी है, सिलेबस पहले कवर करना है, मैथ्स को इग्नोर नहीं करना है इस तरह से, मैथ पोर्शन को। सो ये जाम स्टैट्स और सर टेस्ट एस्पिरेंट। सीरीज ज्वाइन करो, और लेकिन ये है कि ऐसी जगह ज्वाइन करो जहाँ पे जैम के ऊपर के लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हो। जैसे हम लोग जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, तो उसमें ये देख रहे थे कि यार जो लेवल था वो 2022 से आगे लिखा लेवल था। और जो हम लोगों ने जैम का एग्जाम दिया 2023 का, उसका लेवल भी जाहिर सी बात है 2022 से ज्यादा ही था, तभी कट ऑफ कम गई है। तो हम्म। मतलब बहुत हेल्प हुई। लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलने चाहिए, हाँ, ताकि आपको उस लेवल तक पुश कर सके ना। वरना आसान क्वेश्चन होगा तो आपको लगेगा यस सब सर। आता है। यस। वही। तो ये हो गया बात टेस्ट सीरीज का। और बताओ बाकी सोशल साइट्स का क्या है, तुम डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेज कुछ होते हैं आजकल, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, तो तुम्हारा क्या था, सोशल साइट ये सब यूज करते थे? जैसे हम्म। ये सोशल मीडिया में सर, ये इंस्टा इंस्टा, मतलब मैं रेगुलर तो नहीं चलाता था। जैसे अगर कोई भी एग्जाम है, ग्रेजुएशन का भी एग्जाम होता था, तो मैं 2-2.5 महीने मतलब ऑफ कर देता था कि चलो ठीक है नहीं। लेकिन जब मैंने ड्रॉप ले लिया था उसके बाद से 5 महीने तक कोई भी, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं। व्हाट्सएप भी सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि वो जो मतलब कोचिंग ज्वाइन करी थी, हाँ वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, उसके ग्रुप बने हुए थे। नहीं तो मैं तो व्हाट्सएप भी सोच रहा था डिलीट कर दूं, हाँ, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था ना। क्योंकि तो हमारे ये है पास। कि सोशल मीडिया से तो एकदम से हट जाना पड़ता है, नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन जो है ना, वो इंस्टा खोल लिया तो रील दिख जाती है, सोचोगे 5 मिनट ही देखेंगे, 1 घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, एक्चुअली हमारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे ही होता है, तो इसीलिए तो व्हाट्सएप जरूरी है, थोड़ा यूट्यूब भी जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे वीडियोस जाते हैं। तो ये है, लेकिन वही यस सर। काम की चीज देखो, अगर एक्स्ट्रा चीज देखो तो टाइम किल बहुत, यूट्यूब यस में सर। बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं तो ये आप। तो है सर। जैसे हम लोग भी 2-3 घंटे पढ़ने के बाद, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा ब्रेक लेते थे, तो यूट्यूब पे कुछ देख लिया वीडियो। ये नहीं कि आप पूरा दिन ही देख रहे हैं, 15-20 मिनट माइंड फ्रेश करने के लिए या गाने वाने सुन लिए। तो ये सब चीजें तो की हम लोगों ने भी। कोई भी मतलब पूरा दिन तो नहीं ही पढ़ सकता है ना, थोड़ा तो कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए। यस। जैसे क्रिकेट विकेट भी देख लेते थे कभी कभी। हाँ, 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अगर 6-8 घंटे 10 घंटे भी ठीक ठाक पढ़ते हो तो बहुत टाइम आपके पास बाकी है ना, 24 घंटे में 6-8 घंटे भी रेगुलर कंसिस्टेंटली डेली तो काफी है। यस सर। इंटेंसिव जरूरी है, नहीं आज पढ़े कल नहीं पढ़े वैसा नहीं। ओके, अगर पार्टिसिपेंट जो लोग, कुछ लोग ज्वाइन किए, उनको कुछ क्वेश्चन हो, जो अभी जो लोग मीटिंग में हैं, तो वो चैट में लिख सकते हो, अगर कुछ क्वेरीज हो आपको जैम से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी जो लगता है हम लोग आंसर कर सकते हैं, तो वो तुम चैट में पूछ सकते हो, ठीक है, हम आंसर करेंगे। बाकी थोड़े आगे बढ़ते हैं तो, अच्छा, कोचिंग कितना हेल्प करता है, क्या लगता है तुम्हें, कोचिंग हेल्पफुल रहता है सब ज्वाइन करना? सर कोचिंग तो बहुत हेल्पफुल रहती है, इसलिए भी ना कि जैसे अगर मैं खुद भी कोई काम कर रहा हूँ, तो खुद बहुत ज्यादा ढूंढना पड़ता है, और पता भी नहीं रहता है कि यार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेंटोर रहता है तो वो गाइड करता रहता है कि यार तुम यहाँ पे ये गलती कर सकते हो या हम्म। ये गलती करोगे। और खुद सीखने में वो टाइम लग जाएगा, क्या पता सीख भी जाओ, मतलब कोई टैलेंटेड है बहुत ज्यादा तो सीख जाए, कर भी सकता है अगर मतलब कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है। पर हम्म। लेकिन यह है कि कोचिंग अगर ज्वाइन कर लिया तो एक तो सबसे बड़ी बात ये रहती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है।
क्योंकि जो सामने वाला टीचर है वो पढ़ाता रहेगा, और तुम ये सोच के करते रहोगे यार कम से कम सर के बराबर तो चलते ही रहे ना, नहीं तो हम्म, ज्यादा पीछे हो जाएंगे। हम्म, और जैसे तुम्हारे कोई डाउट है तो सर से तुरंत पूछ लिया, नहीं तो ऐसे इधर उधर ढूंढते रहोगे, पता नहीं जिसने बताया भी है वो सही भी है कि नहीं है, कोई हम्म। पता नहीं रहता है। तो कोचिंग तो मेरी समझ से तो बहुत हेल्पफुल रहती है। हाँ, फ्लो में भी रहते हो आप, क्योंकि और भी बच्चे वहां पे हैं, जैसे हमारे पास 100-200 बच्चे हैं तैयारी करने हुए, तुम उनके साथ रहता है कि अरे वो कर रहा है हम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से एक कंपटीशन बना रहता है। आप फ्लो में भी रहते हो, आपको रहता है कि आप तैयारी कर रहे हो। वरना क्या होता है, भूल जा, कई बार आप वही सर, घर पे कर रहे हो, भूल एटमोसफेयर जाओगे। मिल जाता है ना। यस यस, वही एटमॉस्फेयर रहता है आपके पास प्रिपरेशन का, तो उस फ्लो में आप रहते हो प्रिपरेशन के। ये चीजें हैं। ओके, अभी और कुछ जो मुझे रह गया, बाकी ये तो हो ही गया। बाकी कुछ क्वेरीज और कुछ जो तुम बताना चाहो एस्पिरेंट को अपने तरीके अपने तरह से, जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो बता सकते हो। बाकी क्वेरीज हम ले लेते हैं जो बच्चों के चैट में आ रहे हैं। तो किसी ने कमेंट किया। हाँ, ये क्या पूछ रहा है, सर मैं बीसीए स्टूडेंट हूँ एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक ईयर में था, तो मैं आईआईटी कानपुर के लिए एलिजिबल नहीं हूँ क्या? बिकॉज उसमें 4 सेमेस्टर 2 ईयर होना चाहिए। इस बार चेंज हो गया है, तुम पुराना एलिजिबिलिटी देख रहे हो। अभी की एलिजिबिलिटी देखोगे कानपुर में तो लिखा है नो रेस्ट्रिक्शन नो रेस्ट्रिक्शन। आप देखो फिर से 2023 के वेबसाइट पे जाके, तो आईआईटी कानपुर में एमएस स्टैटिस्टिक्स करने के लिए ग्रेजुएशन लेवल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और 12th लेवल पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब कोई बच्चा जो 11 12 में पीसीबी था उसके पास, वो भी जैम स्टैट दे सकता है। कोई बच्चा जिसने हिस्ट्री ऑनर्स करा है वो भी जैम स्टैट दे सकता है, आईआईटी कानपुर से एमएस स्टैट्स में कर सकता है। आप रिसेंट एलिजिबिलिटी देखो, तो ये जो आप 4 सेमेस्टर 2 ईयर देख रहे हो, ये कानपुर का नहीं है, ये बॉम्बे में और बाकी जगह है। कानपुर में कोई बच्चा भी, हिस्ट्री ऑनर्स वाला बच्चा भी एमएससी स्टैट्स में कर सकता है। यस। और किसी को कुछ क्वेरीज हो तो चैट में लिख सकते हो आप, या अनम्यूट करके पूछना हो तो भी पूछ सकते हो, जैसे आपको प्रेफर लगे, किसी को कुछ क्वेरी हो तो। बाकी शिवम के बारे में हमने अभी जाना, और शिवम को 81 रैंक था, और इनका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है ना, तो यस सर। इस पे इनको आईआईटी बॉम्बे में ऑपरेशन रिसर्च, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च मिला, जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। स्पेशली ये कोर्स प्लेसमेंट के लिए ही है, जनरली पीएचडी भी हालांकि कराती है ये। तो प्लेसमेंट बहुत इनका अच्छा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग के फील्ड में काम करते हैं ये लोग। इनका जो है ओआर का, ये लोग कहीं ना कहीं डेटा साइंस में ये भी काम करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ओके, ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर एमएससी ऑपरेशन रिसर्च फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे? आपको आइडिया है शिवम? सर मैं तो अभी सर, हाँ वही तो बता रहे हैं कि इधर से हाँ, प्लेसमेंट की जो इस- अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है। हाँ। मतलब कि टॉप कंपनी जो होती हैं सब बॉम्बे में ही आती हैं, और ओआर का कोर्स जो है वो हम्म। मतलब कि प्लेसमेंट से ही रिलेटेड है ही। जैसे यस ओआर के थ्रू ये इधर एलआईसी या पेटीएम इन सब चीजों में भी प्लेसमेंट हो जाती है। यस, ऑपरेशन इज लाइक रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में क्या चीजों को लाइफ में यस ऑप्टिमाइज सर। करना पड़ता है आपको, ठीक है ना? ये प्रॉफिट ये लॉस, इसमें ये करने से ये प्रॉफिट ये लॉस है, तो आपको ऑप्टिमाइज करनी होती है सिचुएशन को। तो ऑपरेशन में यही है, वहां पे जो आप फैकल्टी प्रोफाइल भी देखोगे तो वो लोग अच्छे हैं। वहां पे ओआर में क्या, स्टैट्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, और कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेटा साइंस में क्या ही चाहिए, मैथ स्टैट्स कंप्यूटर साइंस ओआर ये सब मिक्सड है actually। तो ओआर वाले ये लोग भी उसी फील्ड में काम करते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अप्लाइड है। कोर्स है सर पूरा। यस, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है ना, प्योर स्टैटिस्टिक्स के कंपैरिजन में। हालांकि स्टैटिस्टिक्स वाला आईआईटी बॉम्बे में भी वो लोग फोकस करते हैं जॉब पे, लेकिन ये कोर्स प्योरली जॉब के लिए ही है। इवन लोग पीएचडी करने के बाद, मैं जानता हूँ, लोग इंडस्ट्री में ही जाते हैं। मतलब ओआर में जो पीएचडी बॉम्बे कराती है, तो पीएचडी करने के बाद भी लोग इंडस्ट्री ही ज्वाइन करते हैं ज्यादातर। कुछ लोग हैं जो ज्वाइन, जैसे आईआईटी दिल्ली में विकास विक्रम सिंह प्रोफेसर है गेम थ्योरी के, वो उन्होंने पीएचडी किया है ओआर डिपार्टमेंट बॉम्बे से। तो वो आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं, गेम थ्योरी उनका रिसर्च एरिया है। तो ये सब गेम थ्योरी जो, ये सब कहीं ना कहीं ओआर में ही आता है, गेम थ्योरी हो गया। सो ये थोड़े से इकोनॉमिक पोर्शन भी टच करते हैं लोग ओआर वाले, तो इस तरह से हैं। ओके, और क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सर ऑपरेशन रिसर्च डिग्री क्या है, इसमें क्या पढ़ते हैं, वही तो बता रहे थे। आइडिया है तुम्हें? सिमन बताओ, क्या क्या कोर्सेज देखा तुमने बॉम्बे का ओआर का स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर? सर अभी तो नहीं देखा, अभी कल ही जो है लॉट हुआ है, अभी तो हम हाँ, कानपुर का ही सोच रहे थे ना इतने दिन से। हाँ। तो आईआईटी बॉम्बे वेबसाइट पे आप जा सकते हो, आप गूगल पे सर्च करो आईआईटी बॉम्बे, आईईओआर यस डिपार्टमेंट सर। नाम है, आईईओआर एक्चुअली जो डिपार्टमेंट बॉम्बे जो ये कोर्स कराती है उसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। ये डिपार्टमेंट है, मैथ्स डिपार्टमेंट नहीं है। इट इज द इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च डिपार्टमेंट इन आईआईटी बॉम्बे, जो ऑफर करता है एमएससी ओआर में, एमटेक ओआर में, पीएचडी ओआर में। इन तीनों का पर्पस जॉब ही है। कुछ लोग एकेडमिक्स में आते हैं, ज्यादातर लोग जॉब में ही जाते हैं तीनों कोर्स करने के बाद। तो इनका पर्सपेक्टिव जॉब का ही होता है।
और इनका कोर्स स्ट्रक्चर आप देखोगे इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। इसमें इनिशियली आपके पास स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, लीनियर अलजेब्रा भी तो है ही, और इसमें ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन खूब मिलेगा आपको। ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक हो गया, या ऑप्टिमाइज करना जो मैक्सिमम मिनिमा वन वेरिएबल कैलकुलस का है, तो उसका जनरलाइज वर्जन वहाँ पे मिलेगा। जो आपने ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट जिन लोगों ने पढ़े होंगे या ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा, उनमें आइडिया होगा आपको चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं। बाकी अगर वो आप, एलपीपी और ये हाँ, सब, एलपीपी में जो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन होता था। यस, मैक्सिमम वो हो गया। फिर आगे असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, ये क्या क्या डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स ये रियलाइज सब होते हैं, कि अगर उसको हम कोई सॉल्व। वर्क हो रहा है मशीन से तो उसको मिनिमम टाइम में कैसे कर सकते हैं, यस, ये सब चीजें। और रेलवे ऑपरेशंस ये सब इनका एप्लीकेशन बहुत है ओआर का। आप देखोगे प्रोफेसर जो हैं तो उनका प्रोफाइल पे जाके देखो तो गवर्नमेंट के साथ भी वो काम कर रहे हैं वो लोग। वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट में भी वर्किंग है, मतलब प्रोफेसर तो हैं साथ में उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग अपना जो आइडियाज हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकली कर रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं रियल लाइफ में एक्चुअली। सो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। लीनियर पॉइंट प्रॉब्लम एक है, वैसे और भी बहुत सारी चीजें जो ऑप्टिमाइज करनी पड़ती हैं लाइफ में, उससे रिलेटेड वहाँ स्टडी करते हैं। सर आईआईटी बॉम्बे, अच्छा मुझे डायरेक्टली किया इसने, आईआईटी बॉम्बे ओआर में एमएससी पीएचडी से ओनली एमएससी हुआ क्या इस बार से? यस, पहले था एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री इन ऑपरेशन रिसर्च, अब नाम है एमएससी स्टैटिस्टिक्स अलग से। लेकिन पहले भी जब नाम डुअल डिग्री था, स्टिल वहां पे भी बच्चों के पास, जब मैं था तो वहां पे मेरे साथ जो लोग थे, मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो, तो वहां भी फिर से ऑप्शन था कि आप थर्ड, पहले था फिफ्थ सेमेस्टर में जाके आप या तो पीएचडी में चलो या जॉब ले लो, तो उसको बाद में इन्होंने रिड्यूस किया, पिछले 2 साल पहले इसने रिड्यूस किया कि बाकी लोगों के साथ थर्ड सेमेस्टर में आप जाके डिसाइड कर लो आपको पीएचडी कंटिन्यू करनी है या एमएससी कंटिन्यू करनी है। पीएचडी करने के लिए वहाँ क्राइटेरिया है हालांकि कि आपको सीजीपीए 7.5 से ज्यादा होना चाहिए एमएससी में, तभी आप पीएचडी में वो आपको अलाउ करेंगे। अदरवाइज आप जॉब लेके, जॉब के लिए सबके पास ऑप्शन है और सबका प्लेसमेंट हो जाता है। तो यस, इस बार एमएससी स्टैटिस्टिक्स नाम एमएससी ओआर नाम रखा गया है कोर्स का, और उसी में पीएचडी में कन्वर्ट कर दो। इवन जो बच्चा एमएससी स्टैटिस्टिक्स ज्वाइन करेगा आईआईटी बॉम्बे में, उसके पास भी ये ऑप्शन है कि 7.5 सीजीपीए है तो आप अपना कोर्स को अपग्रेड करा लो पीएचडी में, तो वो डुअल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो शिवम भैया आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सो हमारे ग्रुप में है ये जो मैथ्स स्टैट क्लासेस का ग्रुप है, जो अनऑफिशियल ग्रुप है, उसमें है। मैं पिन कर दूंगा, किसी को पूछना है लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करना, तो मैं उसमें नंबर पिन कर दूंगा, तो मेरे को पूछ सकते कुछ ऐसा क्वेरी हो तो। ओके, आगे क्या पूछ रहा है? सर क्या हम डायरेक्ट इस बार पीएचडी में एनरोल नहीं हो सकते डायरेक्ट? बीएससी करके पीएचडी कैसे करोगे? यार तो बीएससी करके नहीं, एमएससी करना पड़ेगा उसके लिए, एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हो आप। तो 8 3 सीधे 12। हाँ, उसके बाद बीएससी। सो मतलब बीएससी का एलिजिबिलिटी है तो पहले आप एमएससी करो कहीं से, फिर आप पीएचडी कर सकते हो। जिया पूछ रही हैं, सर एमएससी ओआर स्टूडेंट क्या सारे स्टैट्स रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं? आई थिंक इसका देखना पड़ेगा। आईएसएस का मैंने पता किया था, आईएसएस हाँ, का मैंने पता किया था ना, तो जैसे जो लोग, मुझे भी ये डाउट था कि जैसे ओआर से अगर डिग्री रहेगी तो शायद आईएसएस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन एलिजिबल रहेंगे। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है ना कि तुम्हारा जो है 2 सेमेस्टर में स्टैट्स होनी चाहिए। ओके, एक सेमेस्टर में, एक या 2 सेमेस्टर में, तो मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब एलिजिबल है ओआर एलिजिबल से है। करने के बाद भी। तो ओआर में बहुत स्टैट्स के कोर्स हैं, ओआर है सिर्फ ओआर नहीं है, वहां जाओगे स्टैट्स यस सर। कोर्स बड़े पड़े हैं वहाँ, स्टैट्स और ऑपरेशन रिसर्च प्रोग्रामिंग सब है उसमें एक्चुअली। तो यस, आई थिंक यू आर एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम रिलेटेड टू, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए, तो वो उसमें है। यस सर। उसमें वो आईएसएस में कोई ये नहीं लिखा हुआ है कि एमएससी जो है वो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में ही होनी चाहिए। उसमें ये है कि तुमने पेपर पढ़े होने चाहिए वो स्टैट्स के। स्टैट्स के, ठीक है। जिन लोगों को शिवम से बात करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। और एमएससी के बाद, आफ्टर एमएससी, और मेरा मतलब था, अच्छा एमएससी के बाद हाँ पीएचडी कर सकते हो। आईआईटी बॉम्बे ओआर जो है उसमें डायरेक्ट पीएचडी का भी ऑप्शन है। एक तो आपने जाना कि जैम के थ्रू एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है कि पहले एमएससी करो उसी में कन्वर्ट करा लो पीएचडी में। डायरेक्ट पीएचडी भी है वहां पे, आपको अप्लाई कर सकते हो आप, डायरेक्ट पीएचडी है वहां पे। तो मैंने भी अप्लाई किया था, तो उसके लिए फिर से वही क्राइटेरिया है कि आपको नेट गेट क्वालिफाई होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो तो एमएससी के बाद। और ये लोग जो जाएंगे, शिवम जैसे अगर चाहेगा एमएससी या पीएचडी करना, तो बिना नेट गेट का ही सीधा वो जा सकता है उस समय, क्योंकि वो एमएससी में इनरोल्ड है, तो 7.5 सीजीपीए प्लस है, तो वो चाहे तो इंटरव्यू देके
बिना नेट गेट क्वालिफाई किए पीएचडी में जा सकता है। लेकिन वो बच्चा जो बाहर से, आपने एमएससी कहीं और से की है, तो आपको अगर ओआर डिपार्टमेंट से बॉम्बे में अगर पीएचडी करनी है तो आपको पहले नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए, जिसके बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर आप इंटरव्यू दोगे और इंटरव्यू के बेसिस पे फिर उनका आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये मतलब है, ठीक है, आपका ये मतलब था एमएससी के बाद का। तो फिर से वही है कि आपको नेट गेट क्वालिफाई हो, उसके बाद आप वहां जाकर इंटरव्यू दो, इंटरव्यू के बाद एडमिशन मिलेगा पीएचडी में। तो ऐसा भी है, हर जगह पीएचडी में एडमिशन डायरेक्ट एंट्री, हर आईआईटीज में है सिस्टम। और और इवन एक और बता दूं मैं, कोई बच्चा किसी एक आईआईटी से एमएससी किया है, उसका 8+ सीजीपीए है, तो वो किसी भी आईआईटी में पीएचडी कर सकता है बिना नेट गेट क्वालिफाई किए। फिर से सुनो, अगर आईआईटी से कोई बच्चा एमएससी किया है, उसका 8+ सीजीपीए है, तो बिना नेट गेट से वो किसी भी आईआईटी में पीएचडी कर सकता है बिना नेट गेट क्वालिफाई किए। ये सिर्फ आईआईटी वालों के लिए वैलिडिटी है। और मीन्स मेरा मतलब था कि अगर कोई आईआईटी जैम के थ्रू एडमिशन ले ओआर में, देन विदाउट नेट के पीएचडी कर सकता है। यस, आई सेड यस। तो इंस्टीट्यूट फेलोशिप देगी, जो फेलोशिप इंक्रीज हुई है वो फेलोशिप इंस्टीट्यूट देगी। अगर मान लो शिवम एमएससी ओआर में एडमिशन लिया बॉम्बे में, इनको बाद में लगा मुझे पीएचडी करनी है, तो बिना नेट गेट क्वालिफाई के पीएचडी में अपनी कन्वर्ट करवा सकते हैं। कोई बच्चा जो एमएससी स्टैट्स आईआईटी बॉम्बे में कर रहा है या एमएससी मैथ भी कर रहा है, वो भी बिना नेट गेट क्वालिफाई के पीएचडी में कन्वर्ट करा सकता है। उनका एक अलग सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि आपको 7.5 सीजीपीए प्लस होनी चाहिए एमएससी में, 10 में से सीजीपीए चलता है आईआईटी में, और उसके बाद फिर आप उस बेसिस पे यू गिव इंटरव्यू एंड देन दे विल शॉर्टलिस्ट, फेलोशिप इंस्टीट्यूट देगी आपको। ओके, आई थिंक टाइम भी एंड हो रहा है, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। सर एमएससी यू आर एम मैथ स्टूडेंट्स आर आल्सो एलिजिबल? यस, एमएस बीएससी मैथ बीएससी स्टैट्स एलिजिबल है। जैम मैथ और जैम स्टैट्स दोनों के थ्रू एडमिशन होता है एमएससी यू आर बॉम्बे में। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स माइट अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट? आई थिंक इस बार क्या 7-8 है ऐसे, मैथ से 7 स्टूडेंट, स्टैट से 8 स्टूडेंट, ऐसा कुछ है। टोटल 15 है। 15 है टोटल, हाँ। फेलोशिप सेम रहेगा या चेंज होगा? अरे जेआरएफ होगा, वो सब जेआरएफ होंगे। फेलोशिप स्कीम बहुत सारी है, नेट गेट इंस्पायर एनबीएचएम इंस्टीट्यूट फेलोशिप, देयर आर डिफरेंट स्कीम्स ऑफ फेलोशिप। सब लोग सेम फेलोशिप पे करते हैं, तो यू आर एलिजिबल। ओके, आई थिंक हम एंड पे आ चुके हैं, तो अभी यही एंड खत्म करते हैं क्योंकि मीटिंग 40 मिनट की थी, 40 मिनट हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच शिवम, आपको टाइम देने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए। बाकी किसी को और क्वेरीज हो थैंक यू तो सर। शिवम का नंबर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच शिवम, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं बाद में फिर, थैंक थैंक यू यू, सर। बाय।